गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं हूं डॉक्टर पुरुषोत्तम रंजन, रंगलाल इंटर स्कूल शेरघाटी से, और आप देख रहे हैं वर्चुअल स्कूल ऑफ गया की ओर से गया गाइडेंस प्रोग्राम फेज 2। मैं लेकर आया हूं कक्षा 11 के भूगोल विषय का पाठ्य पुस्तक भारत का भौतिक पर्यावरण। आज का पाठ्य बिंदु होगा प्राकृतिक वनस्पति। तो बच्चों, इस पाठ के पढ़ने के पहले यह जानना जरूरी है कि वनस्पति किसे कहते हैं, इसका क्या महत्व है। तो बच्चों, वर्तमान समय में हमारी जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ती जा रही है। इस परिदृश्य में हम देखते हैं कि जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ वनों का दोहन हो रहा है, वन का विनाश तेजी से हो रहा है। जरूरी यह है कि पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने के लिए इन वनों को बचाकर रखा जाए, वनों के क्षेत्रफल को बढ़ाया जाए, वानिकी के ऊपर हम ध्यान दें। बच्चों, आज के पाठ्य विषय में हम इससे जुड़े तमाम बिंदुओं का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले मैं आपको आज के पाठ्य बिंदुओं के ऊपर में ध्यान आकृष्ट कराना चाहूँगा। तो आप देखेंगे कि आज के कक्षा में हम लोग देखेंगे प्राकृतिक वनस्पति के परिभाषा। हम लोग परिभाषित करेंगे प्राकृतिक वनस्पति कहते किसको हैं, और इसके बाद में इन वनों को विभिन्न प्रकारों में बांटकर अध्ययन हम आज करेंगे। बच्चों, वनों के प्रकार के बारे में जब हम बात करते हैं तो इन्हें 5 वर्गों में बांटा गया है। भारत की जलवायु, चूंकि इसका क्षेत्रफल अधिक है, इस हिसाब से संपूर्ण भारतवर्ष में एक समान जलवायु नहीं पाई जाती है, और जलवायु के एक समान नहीं होने के वजह से संपूर्ण भारत में वनस्पति भी एक समान नहीं पाई जाती है। किसी ने ठीक ही कहा है कि जो जलवायु है उसी के अनुसार वनस्पतियों का पाया जाता है। तो नेचुरल वेजिटेशन इज द ट्रू इंडेक्स ऑफ क्लाइमेट, अर्थात जो प्राकृतिक वनस्पति है जलवायु का सच्चा सूचक है, सच्चा इंडिकेटर है। पेड़ पौधे यह इंडिकेट करते हैं कि अमुक स्थान पर जलवायु कैसी है। तो सबसे पहले हम इस क्रम में देखते हैं कि भारत में पहला जो वन है वह है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। सदाबहार उन वनों को कहा जाता है जो सालों भर हरा भरा रहता है। इन्हें हम चिरहरित वन भी कहते हैं। दूसरा जो प्रकार है वनों का वह है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। पर्णपाती संस्कृत के शब्द से बना हुआ है। पर्ण का अर्थ होता है पत्ता, पाती मतलब पतित होना से यह शब्द की उत्पत्ति हुई है, अर्थात वैसे पौधे जो अपनी पत्तियों को समय समय पर गिरा देती हैं। इस प्रकार के पौधों के वन को हम लोग पर्णपाती वन कहते हैं। पतझड़ वन भी इसे कहा जाता है। वनों के तीसरा प्रकार में हम लोग देखेंगे उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, अर्थात वैसे पौधे, वैसा वन जहाँ के पौधे अपनी जो है वो कांटों से युक्त होते हैं। जलवायु विषमता के कारण अपने आप को अनुकूलित करने के लिए उनमें कांटा पाया जाता है। इस तरह से इसको हम लोग कांटेदार वन के श्रेणी में रखते हैं। चौथा जो वन है वह है पर्वतों के ऊपर पाया जाने वाला वन, जो कि ऊंचाई के बढ़ने के साथ साथ उनके पौधे भी बदलते जाते हैं। तो ये पर्वतीय वन में हम लोग उसका अध्ययन करेंगे। और पांचवा प्रकार का वन जिसे हम वेलांचली वन या अनूप वन भी कहते हैं, इसे हम अंग्रेजी में मैंग्रोव वन कहते हैं। इस प्रकार के जंगल प्रायः दलदली हिस्सा में पाया जाता है। सुंदरी के वृक्ष इसमें मुख्यतः पाए जाते हैं। अब हम एक एक करके विस्तार से इसका अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, वन हमारे लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्राणवायु जिसे हम ऑक्सीजन के नाम से जानते हैं, आयुर्वेद में इसे ऑक्सीजन के नाम से जाना जाता है, और यह पौधों के द्वारा ही प्राप्त होता है। धरती पर जो सूर्य से ऊर्जा हमें प्राप्त होती है उसका स्थिरीकरण मात्र पौधे ही करते हैं, इसलिए इनका होना नितांत आवश्यक है। इनके बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं। अतः वनों के बारे में जानना हमारा परम कर्तव्य होगा।
हम इस नक्शे के ऊपर दृष्टिपात करते हैं तो देखते हैं कि इसमें विभिन्न प्रकार के रंगों के द्वारा इन वनों को दिखलाया गया है। सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ पर मॉइस्ट ट्रॉपिकल एवरग्रीन और सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, जिसे हम सदाबहार वन कहते थे, अर्ध सदाबहार वन कहते थे। इसे हम हल्का पीला कलर से दिखाए हैं यहाँ पर, और वो इस क्षेत्र में पाया जा रहा है। फिर दूसरा है ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसिडियस फॉरेस्ट, तो इसमें उसको हम थोड़ा डार्क येलो कलर से दिखाए हैं। इन क्षेत्रों में यह पाया जाता है। जिसे तीसरा जो है हमारा ट्रॉपिकल ड्राई डिसिडियस, उसे हम बादामी कलर से दिखाए हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में ये पाया जा रहा है। फिर है माउंटेन सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट, जिसे ग्रीन कलर से दिखाया गया है। जो ड्राई टेम्परेट है उसे हल्का हम गुलाबी कलर से दिखलाए हैं। अल्पाइन वनस्पति को भी दिखलाया गया है और डेजर्ट फॉरेस्टेशन को भी हम लोग यहाँ पर दिखाए हैं। तो इस नक्शा में हम लोगों ने देखा है कि किस प्रकार किन किन हिस्सों में नेचुरल वेजिटेशन के अंतर्गत में ये विस्तृत है। अब हम एक एक करके आगे हम इसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो विभिन्न प्रकार के वनस्पति हैं, नेचुरल वनस्पति आखिर कहते किसको हैं, प्राकृतिक वनस्पति किसे कहते हैं? क्या एक बगीचा को हम प्राकृतिक वनस्पति कह सकते हैं? जवाब होगा नहीं। प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ वैसे वन से है, वैसे वृक्षों के समूह से है जिसमें मानवीय हस्तक्षेप नहीं हुआ है, अर्थात मानव के द्वारा उसे नहीं लगाया गया है, या पूर्णतः प्राकृतिक परिवेश में, प्राकृतिक दशाओं में स्वतः ही उग आए हैं। ऐसे वनस्पति को हम प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। अब ये प्राकृतिक वनस्पति जो है अपने परिस्थितियों में फलते फूलते हैं। विभिन्न प्रकार के प्रजातियां इनमें पाई जाती हैं। जलवायु के अनुसार इनमें विभिन्नताएं भी पाई जाती है। प्राकृतिक वनस्पति जो है इंडिकेटर है, इंडिकेट करता है जलवायु के बारे में। चूंकि हम जिस जलवायु प्रदेश में रहते हैं, तापमान, आर्द्रता से ये पौधे पूर्णतः प्रभावित होते हैं, इसीलिए इसको हम ट्रू इंडिकेटर के रूप में पहचानते हैं, इसके बारे में उसको जानते हैं। अब हम देखेंगे कि ये पौधे वहाँ के जलवायु, मिट्टी पर भी प्रभावित होते हैं। आप उदाहरण के रूप में देख सकते हैं कि जिस प्रकार की वनस्पति राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाया जाता है वह उत्तरी मैदान में नहीं होगा। जिस प्रकार का पेड़ पौधा हमारा उत्तरी मैदान में पाया जाता है, ठीक उसी प्रकार के पेड़ पौधे हमारे पर्वतीय क्षेत्र में नहीं पाए जाएंगे, क्योंकि इन तीनों स्थान की मिट्टी, इन तीनों स्थान की जलवायु, इन तीनों स्थान के तापमान, इन तीनों स्थान के आर्द्रता में पर्याप्त अंतर पाया जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि वनों में अंतर पाया जाता है। अब इन वनों को हम लोगों ने बांटा है 5 भागों में। तो सबसे पहला जो भाग है हमारा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। इस प्रकार के वन जो होते हैं उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा की मात्रा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। यहाँ वर्षा अधिक होने के कारण पेड़ अधिक लंबे होते हैं, यह सदाबहार वन के श्रेणी में आते हैं। यहाँ तापमान 12 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि पेड़ पौधे कई स्तरों में विभाजित होते हैं। कुछ छोटे छोटे झाड़ियाँ भी होती हैं, मध्यम क्रम के ऊंचाई वाले पेड़ पौधे भी होते हैं, और 60 मीटर से अधिक ऊंचे ऊंचे भी वृक्ष यहाँ पर पाए जाते हैं। तो ये किस स्थान की बात हम लोग कर रहे हैं? हम लोग बात कर रहे हैं चीर हरित वन के बारे में, हम लोग बात कर रहे हैं सदाबहार वन के बारे में। यहाँ पर पेड़ों, लंबे लंबे पेड़ों के ऊपर विभिन्न प्रकार की लताएं भी उनसे लिपटती हैं, छोटे छोटे झुरमुट जैसे झाड़ीदार पौधे भी होते हैं। तो इन वनों की यह विशेषता हुई। यहाँ ऊंचे वृक्षों में 60 मीटर से अधिक ऊंचे वृक्ष पाए जाते हैं। इन बिंदुओं को हम याद रखेंगे सदाबहार वन के बारे में जब अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं चित्र, इस चित्र के द्वारा विभिन्न प्रकार के पौधों को दिखलाया गया है। ये पेड़ आपस में बहुत नज़दीक नज़दीक हैं, साथ ही साथ ये काफ़ी लंबे हैं। क्योंकि लंबे होने के वजह से एक शॉट में पिक्चर को नहीं दिखाया गया, कटा हुआ ऊपर का भाग। यहाँ पर देख रहे हैं कि किस प्रकार पौधे और लताएं आपस में मिले हुए हैं। मध्यम ऊंचाई वाले भी पेड़ हैं और छोटे छोटे झाड़ियां भी यहाँ पर दिखलाई पड़ रहा है। तो हम पूर्णतः
सदाबहार वन के बारे में अब हम समझ गए हैं। फिर इसके बाद में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे कौन कौन से वृक्ष होते हैं। तो यहाँ पाए जाने वाले पेड़ों में हम देखते हैं महोगनी के पेड़ को, हम यहाँ पर देखते हैं एबोनी और एनी, साथ ही साथ रोजवुड। इनका आर्थिक महत्व है, ये पेड़ आर्थिक दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब हम इस वनों में के अध्ययन के क्रम में हम दूसरे प्रकार के वन को देखेंगे। उसके पहले इस सदाबहार वन को भी कई भागों में बांटा गया है। पहला है इसमें अर्ध सदाबहार वन। ये प्रायः उन क्षेत्रों में होती है जहां पर अपेक्षाकृत थोड़ी कम वर्षा होती है, पर्वतीय भाग में पाए जाते हैं। और यह सदाबहार वन यानी चिरहरित वन, और दूसरा पतझड़ वन जिसे हम लोग पर्णपाती वन भी कहते हैं, उन दोनों का मिला जुला रूप है। उन दोनों का मिक्स्ड जो स्थिति बनती है, मिश्रित रूप है, उसे हम अर्ध सदाबहार वन कहते हैं। यहाँ पर जो पेड़ पौधे मिलते हैं उनमें है साइडर, जिन्हें सीडर का पेड़ भी हम लोग कहते हैं, होलक और कायल। अंग्रेजों के ज़माने में इन वनों का काफ़ी महत्व था। अंग्रेजों के ऊपर में इसका जब नज़र गया तो इनका आर्थिक दोहन शुरू हुआ और यहाँ से विभिन्न प्रकार के जो इमारती लकड़ियाँ थी उनका दोहन शुरू हुआ, उनको काटा गया। उसके स्थान पर नए नए पौधों को भी लगाया गया ताकि उनके आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति हो सके। रेलवे लाइन के निर्माण के क्रम में रेल पटरी बिछाने के लिए इन पौधों को काटा गया और इसके लिए वहाँ पर बड़े बड़े बागान लगाए गए। चाय का उत्पादन करने के लिए चाय के बागान निर्मित किए गए, कॉफ़ी और रबर के बागान भी लगाए गए। लेकिन आदमी का नज़र जिस चीज़ पर पड़ता है उसको पूर्णतः समाप्त कर देता है। जंगलों का विनाश, जंगलों के विनाश की कहानी यहीं से शुरू हुई। जंगलों का तेजी से दोहन हुआ। वर्तमान समय में जंगल बहुत ही तेजी से घटता जा रहा है, जो कि चिंता का विषय है। अब हम देखेंगे आगे के क्रम में उष्णकटिबंधीय वन में फिर पर्णपाती वन का हम लोग अध्ययन करेंगे। पर्णपाती वन, जिसके बारे में मैंने पहले भी बताया कि वह वन जो अपनी पत्तियों को गिरा देता है उसे हम पर्णपाती वन कहते हैं। पर्णपाती वन को मैंने पतझड़ वन भी कहा। ये इस प्रकार के जो वन होते हैं भारत में काफ़ी बड़े क्षेत्र में पाए जाते हैं। यहाँ वर्षा 70 से 200 सेंटीमीटर के बीच में होती है। इस वन को भी दो भागों में बांटा गया है, आर्द्र पर्णपाती वन और शुष्क पर्णपाती वन। आर्द्र पर्णपाती वन चिरहरित वन से कम वर्षा, लेकिन शुष्क पर्णपाती वन से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। आर्द्र पर्णपाती वन में वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर होती है और यहाँ के प्रमुख वृक्ष जो हैं वो सागवान, जिसे हम टीक भी कहते हैं। स्थानीय भाषा में इसे चीक भी कहा जाता है, चीक का पौधा, टीक का पौधा या सागवान का पौधा। ये काफ़ी कीमती लकड़ी के रूप में फर्नीचर बनाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। शाल हर्रे औषधीय पौधा है। महुआ का फल होता है जिसे शराब का निर्माण किया जाता है, औषधीय उपयोग भी इसका होता है। आंवला, सेमल, कुसुम और चंदन के पेड़ इन भागों में लगाया जाता है। चंदन जो कि धार्मिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है और ऐसा कहा गया चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। इसकी प्रकृति अच्छी है जो भुजंग लिपटने के बावजूद भी उसका जहर अपने में समाहित नहीं करता है। तो इस हिसाब से हम लोग उदाहरण के रूप में देखते हैं कुसुम, पलाश, ये सारा कुछ है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो पिक्चर में दिखाया गया है सागवान के वन को दिखलाया गया है। सागवान के पत्ते प्राय चौड़े होते हैं, अत्यधिक ऊंचाई वाले तो नहीं लेकिन कम ऊंचाई वाले भी नहीं होते हैं। यह कीमती लकड़ी है और यह उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में पाया जाता है। इस प्रकार के वन जो हैं उत्तर पूर्वी राज्य और हिमालय के निचले हिस्सों में पाए जाते हैं। उड़ीसा जैसे प्रदेश में भी यह पाया जाता है। अब हम आगे देखेंगे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के बाद में शुष्क पर्णपाती वन। शुष्क पर्णपाती वन में वहाँ पर वर्षा की मात्रा थोड़ी और कम होती है। यहाँ पर वर्षा 70 से लेकर 100 सेंटीमीटर के बीच में ही होती है और यहाँ पर जो पौधे होते हैं आर्द्र क्षेत्र की तुलना में अलग होते हैं। यहाँ पर जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें तेंदू का पत्ता, इस तेंदू के पत्ते प्राप्त किए जाते हैं तेंदू वृक्ष से। पलाश, साथ ही साथ एक सेलवुड, खैर, बेल और अमलतास के पौधे प्राप्त किए यहाँ पर पाए जाते हैं। इनसे भी आर्थिक उपार्जन किया जाता है। बेल
जो कि अच्छा फल है, औषधीय फल है, जिसका उपयोग हम लोग गर्मी के दिनों में करते हैं। खैर, जिसे हम बनाते हैं कत्था, पान खाने वाले लोग इसका उपयोग करते हैं। गले से संबंधित बीमारियों में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार के वन यहाँ पर पाए जाते हैं। पठारी भाग में इस प्रकार के वन मिलते हैं। यहाँ पर पशु चारण के कारण इनका भी तेजी से ह्रास हो रहा है, ये तेजी से नष्ट होते जा रहे हैं। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जो पौधे हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं शुष्क पर्णपाती वन में जो पौधे हैं उनकी पत्तियां जो है पर्णपाती वन में है तो उनकी पत्तियां गिरेंगे। पतझड़ के मौसम में ये अपनी पत्तियों को गिरा देती हैं। ऐसा लगता है कि ये पौधे सूख गए हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में पुनः हरी भरी हो जाती हैं। अब इसके बाद में हम देखते हैं शुष्क पर्णपाती वन के बाद में यहाँ पर और भी चित्र के माध्यम से दिखाया गया पूरे जंगल को। विभिन्न प्रकार के पौधे यहाँ पर होते हैं, शीशम का पौधा है, उसके अलावा और भी कई पौधों को दिखलाया गया है ताकि आप इन वनों के बारे में बेहतर समझ विकसित कर सकें। इसके बाद में है उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। कांटेदार वन यानी थॉर्नी फॉरेस्ट, जिसमें थॉर्न पाया जाता है, कांटे पाए जाते हैं। यह प्रायः उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहां वर्षा अत्यधिक कम होती है, मौसम रूखा होता है, जिसके वजह से पत्तियां पौधे जो हैं अत्यधिक जल ना वातावरण में छोड़े, उसके अनुकूलित करने के लिए उसमें कांटे पाए जाते हैं। इनकी पत्तियां थोड़ी मोटी होती हैं, चिकनी होती हैं। इस हिसाब से देखते हैं कि जहां वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर से भी कम हो, उन क्षेत्रों में इस प्रकार के जंगल मिलते हैं। दक्षिण पश्चिमी पंजाब, राजस्थान, गुजरात यानी पश्चिमी और जो पश्चिमी हम लोग उसको कहें या थार के डेजर्ट वाले भागों में, गुजरात, मध्य प्रदेश और उसके आसपास वाले क्षेत्रों में अर्धशुष्क परिस्थितियों में इस प्रकार के जंगल मिलते हैं। यहाँ पर प्रमुख पौधों में कांटेदार पौधों के रूप में हम देखते हैं कैक्टस को, जिसे हम नागफनी कहते हैं, बबूल, खजूर, कीकर और भी कई पौधे पाए जाते हैं। ये पौधे झाड़ियों के रूप में भी होते हैं। हाँ, एक बात ध्यान देने वाली बात है, चूंकि यहाँ वर्षा कम होती है इसलिए ऐसा देखा जाता है कि इनकी जड़ें भूमिगत होती हैं और अधिक गहराई तक जाती हैं, ताकि जो भी आर्द्रता जमीन के अंदर उपलब्ध होती है उसको वो खींच सके और अपने आप को उष्ण परिवेश में भी, शुष्क परिवेश में भी अपने आप को बचा सकें। यहाँ छोटे छोटे झाड़ियों के रूप में पौधे मिलते हैं। साथ साथ यहाँ पर घास के जो गुच्छेदार घास होते हैं, थोड़ी ऊंचाई तक पाए जाते हैं, गुच्छेदार घास भी यहाँ पर उपलब्ध होते हैं। यह थॉर्नी फॉरेस्ट में ऐसा पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय कांटेदार वनों में देखते हैं इस प्रकार के हम लोग। यहाँ पर चित्र के माध्यम से दिखलाया गया है कि किस प्रकार पेड़ हमारे लिए जरूरी है। अभी कुछ ही दिनों पहले हम लोगों ने एक बहुत बड़ी त्रासदी को झेला। सांस से संबंधित बीमारी फैला, पूरे देश इससे प्रभावित हुआ और उसमें बहुत अधिक धन व्यय करने के बावजूद भी बहुतों ने अपने प्राण को गंवा दिया। तो कहा गया कि एक डॉक्टर जो कुछ समय ऑक्सीजन देता है उसको हम लोग भगवान मान लेते हैं, लेकिन जो पौधा मेरा होता है जो जीवन भर हम लोगों को ऑक्सीजन देता है और उसके ऊपर हम लोग कोई ध्यान नहीं देते हैं, अपने छोटी सी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसे हम काट देते हैं, तो इसे भी जीने का हक है ताकि वो लंबे समय तक हमारी सेवा कर सके, मानव समुदाय के हित में वो काम आ सके। थोड़ी देर ऑक्सीजन देने वाले डॉक्टर को हम पैसे देकर भगवान मानते हैं, लेकिन जीवन भर मुफ्त ऑक्सीजन देने वाले पेड़ की हम कदर नहीं करते हैं, जिसके वजह से हमारा वन क्षेत्र घटता जा रहा है। यहाँ पर दिखाया गया किस प्रकार ये मरुस्थलीय परिवेश में है और ये पौधे हैं, कांटेदार वनों को दिखलाया गया है। यहाँ पर कुछ बड़े पेड़ भी है जहाँ तहाँ और घास जैसे भी पौधे हैं। तो इसके बाद में अब हम देखेंगे कि पर्वतीय वन माउंटेन फॉरेस्ट जिसको कहते हैं, चूँकि पर्वतों पर इसकी ऊंचाई अलग अलग स्थान पर, कम ऊंचा वाला भाग, फिर मध्यम ऊंचाई वाला भाग, फिर अत्यधिक ऊंचाई वाला भाग, कुछ और अधिक ऊंचाई वाला भाग जहां पर बर्फ जमा हुआ है। तो ये अलग अलग ऊंचाई पर अलग अलग प्रकार के पौधे मिलते हैं, इनके प्रकार में भी अंतर पाया जाता है। तो पर्वतीय वन को हम दो भागों में बांटते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऊंचाई और तापमान घटने के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति में भी बदलाव आता है। इन वनों को हम दो भागों में बांटते हैं। सबसे पहला है उत्तरी पर्वतीय वन और दूसरा दक्षिणी पर्वतीय वन। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ
हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं में उष्णकटिबंधीय वनों से लेकर के टुंड्रा में पाई जाने वाली वनस्पतियों का भी मिलना पाया जाता है। हिमालय के निचले भाग में जहाँ पर हम अलग प्रकार के पौधे देखते हैं, ऊंचाई वाले भागों में अलग प्रकार के पौधे देखते हैं। 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित उष्णकटिबंधीय प्रकार के वन पाए जाते हैं। उत्तर पूर्वी भारत की उच्चतर पहाड़ी में, पश्चिम बंगाल और उत्तरांचल के कुछ हिस्से में चौड़े पत्ते वाले ओक के पेड़ और साथ ही साथ चेस्टनट जैसे पेड़ मिलते हैं जो कि एवरग्रीन होते हैं, सदाबहार होते हैं, चिरहरित होते हैं, ये मिलता है। 1500 से लेकर के 1750 मीटर की ऊंचाई पर भी व्यापारिक महत्व वाले चीड़ के पौधे पाए जाते हैं। हिमालय के पश्चिमी भाग में कीमती देवदार का लकड़ी पाया जाता है जो कि देवदार वृक्ष से प्राप्त होता है। देवदार एक सुगंधित लकड़ी है जिसका उपयोग हम पूजन के लिए करते हैं, इसको जलाने के काम में भी लाते हैं और साथ ही साथ फर्नीचर बनाने के काम में भी देवदार का उपयोग किया जाता है। इसके बाद हम देखेंगे कि ये जो मजबूत लकड़ियां हैं, ठीक इसी प्रकार के यहाँ पर एक और जो कि कश्मीर में फेमस लकड़ी है जिसको हम चिनार का लकड़ी बोलते हैं। चूँकि कश्मीर के शिल्प कला में इसका काफ़ी योगदान होता है, इससे वहाँ पर नक्काशी करके विभिन्न प्रकार के खूबसूरत वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, तो ये कास्ट कला के लिए जाना जाता है, इससे हम लोग चिनार बोलते हैं। वालन, इसकी लकड़ी यहाँ पर हस्तशिल्प के लिए प्रयुक्त किया जाता है। 2225 मीटर से लेकर के लगभग 3000 मीटर की ऊंचाई तक ब्लू पाइन और स्प्रूस के पौधे पाए जाते हैं। अधिक ऊंचाई पर अल्पाइन वन यानी छोटे छोटे पौधे वाले वन मिलते हैं। चारागाह हैं जहाँ विभिन्न चारागाह विभिन्न मतलब हम लोग उसको बोलते हैं पशुचारण करने वाले जाति वहाँ पर निवास करते हैं। 3000 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर सिल्वर, फर, जूनिपर, रोडेंड्रॉन के पौधे मिलते हैं। यहाँ पर जो जनजाति लोग पाए जाते हैं जो ऋतु प्रवास करते हैं। ऋतु प्रवास का अर्थ यह हुआ कि मौसम के अनुसार उनके आवास बदलता जाता है। घास जहाँ पर मिलता है अपने पशुओं को वहाँ ले जाते हैं। जाड़ा के दिनों में उनका जो है निचले भागों में आ जाते हैं, गर्मी के दिनों में पहाड़ के ऊपरी भाग में चले जाते हैं। इनमें जो प्रमुख जो जनजाति है उनमें है गुज्जर जाति, बकरवाल, गड्डी और भूटिया जनजाति के लोग इन क्षेत्रों में निवास करते हैं। उत्तर ढाल की तुलना में वर्षा वाले हिमालय में यानी दक्षिण ध्रुव पर वनस्पति पाई जाती हैं। यहाँ पर काई जैसे भी वनस्पतियों को देखा जाता है। उन काई जैसे वनस्पतियों में हम लोग देखते हैं लाइकेन को, हम देखते हैं यहाँ पर मॉस जैसे छोटे छोटे कम ऊंचाई वाले पौधे जो कि धरातल को ढके रहता है। पशु इनको अपने चारा के रूप में ग्रहण करते हैं, यहाँ पर मिलता है। यहाँ पर दिखाया गया है ऊंचे ऊंचे पौधे को जो कि हिमालय के क्षेत्र में पाया जा रहा है। हिमालय के निचले भाग में जिसको हम लोग गिरिपद भाग या तराई भाग में ये इस प्रकार के पौधे मिलते हैं। प्रायः यहाँ पर पाए जाने वाले पौधे शंकु के रूप में होते हैं। अधिक ऊंचाई वाले भाग में जो होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं। साथ ही साथ हम देखते हैं कि उन पर बर्फ यदि गिरे तो वो आसानी से सड़क करके नीचे आ जाए, इसलिए यहाँ पर जो पाए जाते हैं पौधे वो किस आकृति के होते हैं? शंकु की आकृति के होते हैं। शंकुदार पौधे यहाँ पर होते हैं। अब वनों के अंतिम प्रकार यानी जिसे हम मैंग्रोव वन कहते थे उसके बारे में अध्ययन करेंगे। यह भाग जिसे वेलांचली भी कहा जाता है और साथ ही साथ अनूप वन भी कहा जाता है। यह विभिन्न प्रकार के आर्द्र और अनूप आवास के रूप में पाए जाते हैं। 70% भाग पर चावल की खेती होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि अधिकांश भारतीयों का मुख्य भोजन चावल है और उससे विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों का निर्माण किया जाता है, तो इन क्षेत्रों में इनकी खेती की जाती है। भारत में लगभग 39 लाख हेक्टेयर भूमि इसके अधीन है। उड़ीसा में चिल्का, भरतपुर में केवलादेव पार्क अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्र भूमि के रूप में जाने जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों के बीच में एक समझौता है। उसके अनुसार आर्द्र भूमि जो है जल कुक्कुट के आवास हैं। हमारे देश में इन्हें 8 भागों में बांट करके अध्ययन किया गया है। सबसे पहला जो है वह है दक्षिण में दक्कन के पठार, जलाशय और दक्षिण पश्चिमी तटीय क्षेत्र के लैगून और अन्य आर्द्र भूमि। लैगून
के बारे में पिछली कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा था कि समुद्र के हिस्से में होता है, छिछला होता है। अब फिर जो दूसरा भाग है, राजस्थान, गुजरात और कच्छ के खारे जल वाली भूमि, कच्छ के रण में खारा जल वाला भूमि है, यह भी इस प्रकार के वन का क्षेत्र है। तीसरा है गुजरात, राजस्थान से पूर्व केवरा राष्ट्रीय पार्क और मध्य प्रदेश का ताजा जल वाला झील और जलाशय। चौथा, भारत के पूर्वी तट पर डेल्टाई आर्द्र भूमि, डेल्टाई आर्द्र मतलब डेल्टा वाला प्रदेश, और चिल्का झील जो कि लैगून के रूप में पाया जाता है। गंगा के मैदान में ताजा जल वाला क्षेत्र, या भी आर्द्र क्षेत्र के रूप में इसको हम लोग करते हैं, वेटलैंड के श्रेणी में इसे रखते हैं। यहाँ पर भी इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। ब्रह्मपुत्र घाटी में बाढ़ के मैदान और उत्तर पूर्वी भारत, हिमालय के गिरिपथ के कच्छ और अनूप क्षेत्र। सातवां हिस्सा है कश्मीर और लद्दाख के पर्वतीय झील और नदियाँ, इनमें भी इस प्रकार के जंगल यानी बेलांचली वन, जिसे हम लोग बोलते हैं वेटलैंड बोल सकते हैं, जिसे हम लोग दलदली वन भी बोल सकते हैं, यह पाया जाता है। अंडमान निकोबार के क्षेत्र जो कि समुद्र तल से बहुत अधिक ऊंचाई वाला भाग नहीं है, इनके किनारे में भी इस प्रकार के वन मिलते हैं। साथ ही साथ नदी ज्वार के मुहाने पर भी वेलांचली वन पाए जाते हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर कौन कौन से पौधे होते हैं। तो यहाँ मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, यह लगभग 6740 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, काफ़ी विस्तृत है यह हिस्सा। अब हम देखते हैं कि सुंदरवन का डेल्टा भी यहीं पर है। महानदी, गोदावरी और कृष्णा नदियों के डेल्टाई भाग में भी यह पाया जाता है। वर्तमान समय में मानव की जनसंख्या बढ़ती जा रही है। विभिन्न प्रकार के आर्थिक क्रियाकलाप के साथ साथ अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इन क्षेत्रों का अतिक्रमण मनुष्य कर रहा है, जिसके कारण वनों का तेजी से नाश हो रहा है। यहाँ पर चित्र में आप देख रहे हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट को। इनकी एक विशेषता होती है कि नीचे में आप देख रहे होंगे जल है, ऊपर में हरे भरे पौधे हैं, बीच में उसका जड़ जो है धरातल से ऊपर है। चूंकि यह मैंग्रोव वन की विशेषता है, यही तो इसकी पहचान है। यह जड़ बाहर में रहता है, जिसे वायुमंडल से हवा ऑक्सीजन को ग्रहण करके इन पौधों को हरा भरा रखता है। चूँकि ये जब जल में अधिक लंबे समय तक रहेगा तो इसमें सड़न उत्पन्न होगी, सड़ने लगेगा और पौधा सूख जाएगा। इसे बचने के लिए इनकी जड़ें जमीन से बाहर निकल आती हैं और यह मैंग्रोव वन की विशेषता है। दूसरे पिक्चर में भी इसी को दिखाया गया, पूरे विस्तृत जंगल को यहाँ पर दिखलाया गया है, उसका छोटा हिस्सा यहाँ पर दिखलाया गया था। तो ये मैंग्रोव फॉरेस्ट का हम चित्र यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। बच्चों, अब ये चैप्टर 2 भागों में बटा था। मैंने पहले भाग को आज बताया, शेष भाग को अगली कक्षा में बताऊंगा। तब तक आप बताए गए पाठ को वीडियो के द्वारा देखेंगे। इसका PDF भी इसके साथ में आपको दिया गया है, आप उसका अध्ययन करेंगे और बेहतर लाभ उठाएंगे। अपने पाठ्य वस्तु को पूरी तरीके से समझेंगे, ऐसी हमारी आशा है। धन्यवाद।